बार से मैं दिल की बात और जन की बात आपके साथ नहीं कर सका। कई सारे परिस्थितियां कभी कभी आती है। आज भी लगातार 2 दिन वाल्मीकि नगर में रहने के कारण स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि आज मैं आपसे शेयर करूं। मैं हमेशा जब आपसे कुछ बात शेयर करता हूं तो मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मुझे लगता है कि मेरा दिल हल्का हुआ, मैं अपनी बात आपके साथ कह देता हूं। कई बार मेरे मन में कई तरह की बातें आई। हम दिनों दिन चुनाव के नज़दीक आ रहे हैं। घर में बैठे, एसी में बैठे, ट्विटर पर वर्चुअल और रियल राजनीति का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। सच्चाई है कि रियलिटी कहीं कुछ है नहीं, हालात अच्छे नहीं हैं। मैं शुरू करता हूं कोरोना वायरस से। 1,25,000 केस पॉजिटिव इस हिंदुस्तान में, 1,15,000, 1,14,000 और फिर 87,000, परसों 97,000, कल 1,02,000। नरेंद्र मोदी जी जो पता नहीं कभी सच बोलते हैं या नहीं और कभी बोलेंगे या नहीं, देश के प्राइम मिनिस्टर को गंभीरता से जनता के प्रति वफादार होना चाहिए। जनता मालिक होता है, भगवान होता है, और एक राजा प्रजा के लिए अपनी ज़िंदगी देता है। एक ऐसा राजा जो प्रजा के बलि पर अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता हो, उनसे कभी आप पूछ तो नहीं सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, एक तरफ वो कहते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं, तो फिर बिहार का चुनाव क्या उस भारत से बाहर है? जब आप परसों इस बयान को देते हैं तो मुझे आश्चर्य लगता है। लगातार आज एक्स एमएलए आनंदी यादव जी की मौत हो गई, एक्स मिनिस्टर रामजी ऋषिदेव जी की मौत हो गई। मैं उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं आदरणीय एक ऐसे नायक, एक ऐसे बेमिसाल और अनमोल व्यक्तित्व, जिन्होंने ना जाने अपनी ज़िंदगी के कई उतार चढ़ाव को देखने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर से लेकर के जयप्रकाश के आंदोलन से लगातार अपने जीवन को एक महत्वपूर्ण सादगी के साथ, बेबाक और संघर्षशील विनम्रता के साथ आगे बढ़ने वाला चेरेविता एक व्यक्तित्व 1977 में बेलसन से एमएलए बनता है और फिर अपनी राजनीति की दौर शुरू करता है। वो चलता है एक आवाज़ बनकर समाज के कमज़ोरों की, सर्वहारा की। राष्ट्र कवि दिनकर विद्यापति कवि को जब मैं देखता हूँ, जब मैं पंडित जदुनंदन शर्मा की बात करता हूँ, जहाँ पर गांधी और सुभाष जाया करते थे, जब मैं बात करता हूँ उस व्यक्तित्व की जो सबको ले चलने की बात करने वाला वह व्यक्ति जेपी, मूल्यों के पथ पर चलने वाला और जीने वाला वह व्यक्ति जो जात धर्म मजहब से दूर समाज की अंतिम व्यक्ति की आवाज़ बनने वाला, चाहे जगदेव बाबू हो चाहे कर्पूरी ठाकुर, उनके सानिध्य में रह करके राजनीति की सुचितता के साथ एक ईमानदार प्रयास करने वाला, लगातार जिनके साथ 90 से मैं एमएलए एमपी दोनों रहा। मैंने उनको नज़दीक से देखा और मैं पहला व्यक्ति था जिनको मैंने ये कहा था कि लालू यादव के बाद राजद में यदि कोई एक शालीन और समाज को ले चलने वाला व्यक्ति है जो सामाजिक न्याय के मूल्यों के आदर्श के पथ को मजबूत कर सकता है, तो वह व्यक्ति रघुवंश बाबू हैं। मैंने उन्हें से कहा था कि आप निश्चित रूप से यदि आप राजद का नेतृत्व करते हैं तो मैं बिना शर्त आपके साथ खड़ा हूँ। और मैंने कई बार इस बात को कहा कि राजद को एक ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व देना चाहिए जहाँ पर लालू यादव जी जैसे सामाजिक न्याय की आवाज़ देने वाला एक सजग प्रहरी हो। लेकिन बाल
बचाने के लिए गर्दन नहीं काटने वाली परंपरा शायद सब कुछ खो दिया। हम राजनीति की ईमानदारी भी खो दिए, और वर्तमान में जब उस संकट काल में जब राजनीति की मूल्य और आदर्श और नैतिकता सब कुछ समाप्त हो गई, तो मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि मैं किस पथ का राही बनूं। जब बाहुबल, धनबल, जब नफरत की नींव पर राजनीति करने वाला हर व्यक्ति जब रघुवंश बाबू के बारे में ऐसी बात करने लगता है, मुझे तो कभी कभी हंसी आती है। नरेंद्र मोदी जैसे लोगों पर जब रघुवंश बाबू की बात करता है, नरेंद्र मोदी जी, रघुवंश बाबू ताजीवन सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। उन्होंने उन्माद के खिलाफ खड़े रहे। उन्होंने जाति व्यवस्था के संपूर्ण उन्मूलन के खिलाफ थे। वह ऐसी व्यवस्था को खत्म कर एक नई व्यवस्था के मिसाल बनना चाहते थे, जिसमें सद्गुण भी था, सद्विप्र भी था, सब कुछ था। आपके मुंह से आज शोभा नहीं दिया। आप तो मनरेगा के पैसे तक को कम कर दिए थे नरेंद्र मोदी जी, और आपने मनरेगा पर हमला किया था, याद है? क्या भूल गए? सदन में हम सब थे। फिर आज आपको नरेंद्र मोदी का मनरेगा, रघुवंश बाबू का मनरेगा याद कैसे आ गया? मुझे आश्चर्य होता है नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी का मनरेगा आपको याद आ गया, लेकिन चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और घटक दल लालू यादव, राजद याद नहीं आए। राजद के ही घटक दल के एक व्यक्ति थे जिनका नाम रघुवंश बाबू था, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रघुवंश बाबू का ऊंचा सम्मान हुआ करता था। रघुवंश बाबू के हर शब्दों को अनुकरण करते थे सब लोग। लेकिन आप लाश पे राजनीति दोनों क्यों करते हैं? कभी सुशांत पर, कभी पुलवामा पर, कभी हिंदू मुसलमान पर, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड पर। ये नेताओं का चरित्र इतना गंदा क्यों होता है? क्या आप आम लोगों की ज़रूरत के साथ राजनीति नहीं करना चाहते? क्या आपने कभी पीरा देखी है? मैं आऊँगा वहाँ और मैं आपसे बात करूँगा। जब रघुवंश बाबू को ब्रह्म बाबा किसने कहा था? इसी नीतीश ने ना। उनकी बातों को कितना अपमानित हुए थे, याद है आपको? क्या भूल गए? यह मनरेगा यूपीए गठबंधन की सबसे बड़ी मिसाल थी। आप पैसा बढ़ा देते, एक बार नहीं। किसानों को मनरेगा से जोड़ने की वाली बात तो आपके हाथ में है। प्रॉब्लम क्या है आपको? आप कर दीजिए ना। जिस पत्रकार आप जिक्र कर रहे थे कल, कब तक इमोशनल ब्लैकमेलिंग करिएगा नरेंद्र मोदी जी? हर चुनाव में राजनीतिक व्यक्ति तो ब्लैकमेलर के रूप में आम आदमी का इस्तेमाल तो करते ही हैं। आपको मैथिली और भोजपुरी हमेशा याद आता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप को लोग रोजगार की बात करना चाहता है, आपसे रोजी की बात करना चाहता है, आपसे पलायन की बात करना चाहता है, आपसे बिहार की टाल और दियारा की बात करना चाहता है। याद है नरेंद्र मोदी जी? आप ही के सामने नीतीश कुमार ने टाल और दियारा की बात किया था। टाल से राजनीति की शुरुआत करने वाला नहीं, कभी एमएलए नहीं बनने वाला नीतीश कुमार पहली बार टाल ने उसको एमपी बनाया था। और बाढ़ में आपको टाल की याद दिलाए थे। क्या हुआ टाल का तेरा वादा? क्या टाल की भूमि सिंचित हो गई? दियारा में राजनीति करने वाला, लंबे समय तक 3 हिस्सा दियारा और टाल की बात करने वाला लालू यादव जी, क्या दियारा में रहने वाले 90% लोगों की जिंदगी को महसूस कर पाए? अच्छा नहीं लगता। आप मनरेगा की बात करते हो ना, तो कर दो ना। आप दर्द क्यों हुआ रघुवंश बाबू को? कारण क्या था? राजनीति में एक सुचित्रता की बात करते थे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी, आपसे और बीजेपी से, और खासतौर पर सुशील मोदी से भी। रामा सिंह किस दल में थे? एलजेपी और आपके घटक दल में थे। जब रामा सिंह आपके दल में थे तो भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, महात्मा गांधी हो गए। जब रामा सिंह लालू यादव जी के दल में आने लगे, मैं मानता हूं
एक नहीं लाखों रामा सिंह के पैर के तले रौंदा जा सकता है रघुवंश बाबू जैसे विशिष्ट आदर्श और मूल्यवान व्यक्ति के लिए। मुझे नहीं पता लालू यादव की फितरत आज भी क्यों ऐसी है, मुझको समझ में नहीं आता कि लालू यादव जी रस्सी जल गई हो ऐठन नहीं गए हो वाली कहानी शायद गांव में नौते ने भेलाई में नौता, ये कब तक? मुझको नहीं समझ में आता कि लालू यादव जी सत्ता इतनी गंदी होती है कि आप विचारधारा को और अपनी क्रेडिबिलिटी को समाप्त करते चले जाइए। बिना आइडेंटिटी और बिना क्रेडिबिलिटी के आप कैसे बढ़ेंगे? लेकिन यदि रघुवंश बाबू ने जिस कारणों से इस्तीफा दिया या उसमें कई घालमेल और तालमेल हुए, कई बात आती है रघुवंश बाबू आईसीयू में थे, चिट्ठी किसने लिखाई, किसकी अति महत्वाकांक्षा बढ़ गई, किसको पता नहीं था कि लेंस में कैंसर हो गया, डॉक्टर यही कह दिया था जिस वक्त निगेटिव पॉजिटिव हुए थे तो जब जांच हो रही थी तो ये डिक्लेयर हो गया था कि रघुवंश बाबू के हार्ट में लेंस में कैंसर लगभग 80% कैंसर ग्रसित कर चुके हैं। तब यहाँ से वो एम्स के लिए गए और ये सबको पता था, सबके ब्रेन में इसकी बात की जानकारी थी। क्या एक लंबे समय तक ये राजनीति चलती रही? चलिए वो राजनीति चलती रही, मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल ये है, यदि रामा सिंह के ही कारण रघुवंश बाबू आज नहीं रहे या रामा सिंह को जिस तरीके से परोसा गया और जो लालू यादव के परिवार का कुछ आचरण रहा, तो मेरा एक सवाल है, 70% 70 एमएलए 40 एमएलए लगभग आपके दल में 47-56 वाले हैं। नीतीश बाबू नाम गिनाओ, रामा सिंह भी आप ही के साथ थे। कहाँ से शुरू करूं? सतीश पांडे से या रणवीर यादव से या अवधेश मंडल से या विजय मंडल से या अशोक सिंह से या नवादा से या नालंदा से? कहाँ से शुरू करूं? यदि मैं शुरू करूं तो 40 एमएलए 47 वाले आपके दल में और 30 एमएलए बालू माफिया और 47 वाले खिक्खर सिंह से लेके टिक्कर सिंह और निक्कर सिंह से लेके निखर यादव आपके दल में है। क्या रघुवंश बाबू को एक ऊंचे नैतिकता की श्रद्धांजलि के लिए हम सब अपराधी और बालू माफिया और जमीन माफिया को टिकट देना बंद कर देंगे? निर्णय लें, आप भी निर्णय लें नरेंद्र मोदी जी कि माफियाओं को टिकट नहीं मिलेगी। अरे मोदी जी, कोरोना वायरस में 29% धन की प्राप्ति मुकेश अंबानी की बढ़ गई और 39% इकोनॉमी भारत की घट गई। जिस व्यक्ति को अपने प्रजा की इकोनॉमी की चिंता नहीं, वो सत्ता के लिए कितने भी मुसलमान और कितने भी हिंदुओं का कत्लेआम करवाने वाली विचारधारा रघुवंश बाबू की बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा जनाब, और बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ करके, कि किसी भी परिस्थिति में बड़ी कृपा होगी मेरा आपसे कि नीतीश कुमार से आप ये पूछिए, वैशाली के धरोहर को चुरा के किसने लाया था? जब कुशीनगर से बुद्ध की साधना के उस कर्मस्थली से केसरिया और कुशीनगर से लाने का निर्णय जब वैशाली हुई थी और वैशाली में जब उस तपोभूमि के पूरी की पूरी उस व्यवस्था को ला करके सजा करके रखा गया था, तो नीतीश बाबू को वैशाली का याद न रह करके राजगीर का याद कैसे आ गया? और वो वैशाली के धरोहर को पटना के म्यूजियम में रखा। क्या नीतीश बाबू सिर्फ राजगीर और नालंदा के सीएम हैं? मुझे तो लगता है नीतीश बाबू ने कभी बिहार और बिहारी की चिंता नहीं की। यदि उनको इतनी औकात है तो वैशाली की धरोहर बुद्ध की वो पूरी की पूरी कुंडली आप वैशाली को सौंप क्यों नहीं देते? मनरेगा को मुखिया के साथ जोड़ क्यों नहीं देते? लीजिए ना निर्णय, दीजिए ना श्रद्धांजलि, क्या आपत्ति है? चिट्ठी पर राजनीति का दौर दोनों व्यक्ति का शुरू हो गया। क्यों इतनी गंदी राजनीति खेलते हैं मोदी जी? प्लीज, आज बिहार ऐसी राजनीति से उब चुकी है।
बिहार जीना चाहता है मोदी जी, बिहार जीना चाहता है। प्लीज़ आप 2-2 दिन रैली किए मोदी जी। एक दिन 290 करोड़ रुपया का आपने नीतीश कुमार को मुस्कुरा करके आपने डॉल्फिन मछली और मत्स्य की बात कर दी। शायद आपको पता नहीं है नरेंद्र मोदी जी इस बिहार के बारे में, हर साल 44,000 करोड़ रुपये का कृषि की क्षति होती है बाढ़ से 30 जिलों में। शायद आपको पता नहीं, 20 जिला सिर्फ मनी आर्डर से हमारा जीवन चलता है मोदी जी। आपने तो यह कह दिया कि रघुवंश बाबू के सानिध्य थे, हम जब आते थे रघुवंश बाबू से मिलते थे, घंटों बातचीत होती थी। आपको मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी, आप याद करिए, यदि आप रघुवंश बाबू से कभी मिले हो मंत्री रहते हुए तो मैं आपका पैर धो के पीऊंगा, या आप प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन करिए। आपने कल अपने बयान में कहा है कि मैं रघुवंश बाबू से मिलता था, आते थे तो रघुवंश बाबू मुस्कुरा के बात करते थे, हल्की फुल्की में हम जीवन। तो याद करिए मंत्रिमंडल में वो आपका होगा, आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आपका प्रोटोकॉल होगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी कि आप रघुवंश बाबू से नहीं मिले कभी। आप हमेशा इमोशनल ब्लैकमेलिंग खेलते हैं। आप कभी 5 किलो अनाज और 5 किलो अरबा चावल की बात करते हैं, आपको शर्म नहीं आता? बिहार की औकात मत दिखाइए मोदी जी। 5 किलो अनाज पे और 1 किलो चना पे। मोदी जी मुझे समझ में नहीं आता एक बात, मैं हाथ जोड़ता हूं आप बिहार पर आइए। आपको क्या पता कि 124,000 करोड़ रुपया हर साल घर, पक्का का मकान, सड़क, नाला और रोड खत्म होता है बाढ़ में। आपको क्या पता कि 30 जिले में सबसे ज्यादा मजदूर पलायन कहां से होता है? गोपालगंज से। 77% मजदूर गोपालगंज से जाता है, और उसके बाद सबसे ज्यादा कोसी, सीमांचल और मिथिला से जाता है। आपको क्या पता कि 30 जिले में कैंसर, दम्मा, हैजा और टीबी की बीमारी पानी के चलते कैसे होती है? आप क्या जानते हैं 30 जिलों के गरीबी के दर्द का? मैं वाल्मीकि नगर गया था 2 दिन। मैं 84 से वाल्मीकि नगर जाता हूं। जब आपके नेता जाते हैं वाल्मीकि नगर जंगल में तो मंगल का खेल खेलता है, वहां इश्क और मुश्क के लिए जाते हैं। उन्हें थारू जाति का पता नहीं था। अरे मोदी जी, थारू के बारे में इतिहास पढ़िए। थार राजा से निकला हुआ क्रांति का वो बीज था थारू, जो आदिवासी बन गया, जिसके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है, जिसकी संख्या 2,65,000 है, जिसको आपने बीजेपी बना करके वाल्मीकि नगर में इस्तेमाल करते रहे। आज तक रोजगार की व्यवस्था नहीं है, वहां के उरांव के पास घर नहीं है। वहां का मुसहर जाति जिसकी संख्या 65,000 है, जिसके पास 90% लोगों के पास घर नहीं है। आपके मुख्यमंत्री हर 3 महीने पर जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, शर्म नहीं होता? चैलेंज करता हूं आपको, आपके एमएलए एमपी 8 महीने में 1 दिन नहीं निकले, और चीनी मिल के यहां जाकर के मिल मालिकों के यहां जाके ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। वो चीनी मिल का मालिक माफियाओं से मिलकर उत्तर प्रदेश का गन्ना खरीदता है, फिर बड़े किसानों का गन्ना खरीदता है। 90% मंझले किसान जिसके पास जमीन नहीं होता है, उसका गन्ना तब तक खेत में नहीं करता है जब सूख ना जाए, और 70% दूसरी फसल की बुआई ना हो, फिर गन्ना के बदले गन्ना पैदा हो। इसीलिए यह मिल मालिक गन्ना को नहीं लेता है। मैं चैलेंज लिया हूं मोदी जी, और मेरी चुनौती है वाल्मीकि नगर के लिए। आजाद करूंगा, थारू जाति की आजादी की लड़ाई मैं लड़ूंगा, उसकी राजनीतिक आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ूंगा, और उस जंगल में नेताओं की जिंदगी तबाह कर दूंगा। मैं उससे इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। यह लड़ाई है। और आप बात करते हैं मछली की। आपको क्या पता मछली के बारे में? कितनी नदी है बिहार में पता है? गिनाऊं मैं आपको? 21,
पुनपुन से गिनाऊं कि गंगा से, कोसी से, गंडक से या बागमती से, बूढ़ी गंडक से या बलान से, केहर से, कनहर से, कनकई से, महानंदा से? किससे गिनाऊं? किस बांध की बात करूं आपसे? बना दीजिए ना फिश बॉल। 290 करोड़ चुनाव के समय आपको यह, अभी आपने कल 900 करोड़ के बोटनी प्लांट की बात आप कर रहे थे। मोदी जी, आपको एक बात कहूं, रोजगार और रुपये के बगैर आप किस आत्मनिर्भर बिहार की बात करते हैं? 1,24,000 करोड़ की घोषणा आपने आरा में किया था, 40,000 करोड़ की घोषणा आपने मुजफ्फरपुर में किया था, आपने अतिरिक्त घोषणा किया था 40,000 करोड़ का। 1,60,000 करोड़ रुपया की आपने बात की थी। 1,60,000 करोड़ में 1 रुपया आज तक बिहार में नहीं आया। 9 महीना से आपने बिहार के जीएसटी का पैसा नहीं दिया। जिसको जीएसटी का पैसा देने का औकात नहीं, जो बिहार का अपना है, वो 290 करोड़ की औकात बताता है बिहार को। मोदी जी, यही नीतीश कुमार याद है आपको? जीएसटी का पैसा मांगा था और आपने मना कर दिया था। ये नीतीश कुमार याद है? सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से लड़ करके लौटा था और आपने पैसा रोक दिया था बिहार का। याद है मोदी जी? यही नीतीश कुमार आपसे हाथ जोड़ा था, पैर पकड़ा था, भीख मांगा था डबल इंजन के लिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना का दे दिए। याद है नीतीश कुमार जी? आप जब सिंचाई मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और हम लोग हाईडेम के लिए गए थे, तो आपने कहा था विशेष पैकेज भी लेंगे, विशेष राज भी लेंगे। पप्पू जी, डबल इंजन की सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी से आज तक की सरकार में आपसे जानना चाहता हूं, मोदी जी, क्या हुआ तेरा वादा मेरा वादा, वादा तेरा वादा? भूल गए? विशेष राज और विशेष पैकेज की याद नहीं है? क्या हुआ स्मार्ट सिटी मोदी जी? क्या हुआ मेक इन इंडिया मोदी जी? मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया? क्या हुआ बुलेट ट्रेन मोदी जी? क्या हुआ 15 लाख मोदी जी? क्या हुआ काला धन मोदी जी? बता दीजिए ना, कितना झूठ। क्या हुआ स्वच्छता का? अब आपको 290 करोड़ पर आप उतर गए। क्या हुआ जनकपुर में? आप हरी झंडी दिखाए थे, आपको राम का घाट का केवट तो भूल गए, आपने राम के सबड़ी को तो भूल गया, आप राम के मीरा को भूल गए, आप कृष्ण के सुदामा को भूल गए, आप बिहार के सीता को भूल गए, पानी में छोड़ दिया, और आपको जनकपुर और अयोध्या का राम याद आ गया। जय हो मोदी। कभी वाल्मीकि को भी याद तो कर लो। अरे मोदी, जिस वाल्मीकि ने राम की रचना किया हो वही तेरे डिक्शनरी में ना है, और उसी वाल्मीकि की तपोभूमि पर वाल्मीकि के उस लोकसभा के 90% लोगों को गरीबी पर रहने पर मजबूर कर देने वाला यह डबल इंजन की सरकार 900 करोड़ के बोटनिक प्लांट का औकात दिखाता है। चुनाव के समय जब 7 दिनों के बाद जब चुनाव होगा तो आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं। मैं तो आपसे जानना चाहूँगा, 10,000 करोड़ बाढ़ में आपने घोषणा किया था, क्या हुआ? आप बताइए ना। 5 लाख लगभग सीट वैकेंट है मोदी जी, 5 लाख लगभग। क्या हुआ? जब 32 लाख मजदूर लौट के आए थे, आपने कहा था कि स्किल हम बिहार में देंगे, और फिर वो 6 महीने का तनख्वाह लेकर के प्लेन का भाड़ा लेकर अपनी बीवी बच्चों को बचाने के लिए बाहर जाने लगा। आप भूल गए? शायद नीतीश कुमार भूल गए होंगे। आप क्यों भूल गए? आपको तो नहीं भूलना चाहिए। मैं कहां से शुरू करूं, किस जगह से शुरू करूं, आपको किस किस जगह ले जाऊं? मैं सिर्फ रोजगार पर ले जाना चाहूंगा आपको मोदी जी। 15 करोड़ लोगों की रोजगार आपने मात्र 6 महीने में छीन ली। 15 करोड़, और 40 करोड़ रोजगार अभी 6 महीने में जाएंगे। लगभग 80 करोड़ गरीब आदमी की जिंदगी तबाह हो गई, और मिडिल क्लास लोगों के जेब में पैसा खत्म हो गए। 100 से 500 रुपया शायद किसी के जेब में नहीं है जो परचेजिंग पावर कर सकता हो। तो आपसे पूछना चाहते हैं, और देश भी जानना चाहता है, 2 अर्थव्यवस्था, एक असंगठित अर्थव्यवस्था
दूसरी संगठित अर्थव्यवस्था। जो असंगठित अर्थव्यवस्था है मोदी जी, वो है किसान, वो है मंझोलिया व्यापारी, वो है काश्तकार, वो है छोटा व्यापारी, जिस पर 90% लोग रोजगार करते हैं। और दूसरा है संगठित अर्थव्यवस्था, जिस पर 10% लोग रोजगार करता है, अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला। जब आप अंबानी का 39% इनकम सिर्फ कोरोना वायरस में बढ़ा सकते हो और 29% भारत की इकोनॉमी घटा सकते हो, तो आपसे भारत के यूथ तो पूछेंगे ना कि मेरी जिंदगी तबाह क्यों कर रहे हो। आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप बाढ़ पे चर्चा क्यों नहीं करते? आप बाढ़ से मुक्ति पे चर्चा क्यों नहीं करते? आप बिहार के विकास महाराज पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप भागलपुर पटना के स्मार्ट सिटी पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप बाढ़ में मरने वालों पर चर्चा क्यों नहीं करते? जय हो डबल इंजन की सरकार। हमेशा इस्तेमाल, जब मन हो तब इस्तेमाल कर लो, यूज एंड थ्रो। मैं आज ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मेरे गले में दर्द है। मैं कोशिश करूंगा 2 दिन के बाद आपसे राजनीतिक रूप से कुछ विस्तारित बात करने की। चूंकि मोदी जी 2 बार वर्चुअल और 1 बार नीतीश कुमार वर्चुअल रैली किए। शायद नीतीश कुमार को बिहार के 21 डॉक्टर की याद नहीं आई। शायद नीतीश कुमार को बिहार में कोरोना वायरस पर मरने वालों की याद नहीं आई। जनाब पप्पू यादव आपसे जानना चाहता है, नीतीश कुमार 8,400 करोड़ रुपया आपने कोरोना पर खर्च किया, वो पैसा कहाँ गया? नीतीश कुमार जी, आपसे जब लोग यह पूछे 24,000 करोड़ की हरियाली यात्रा का क्या हुआ? नीतीश कुमार जी, आपसे लोग यह पूछे 7 निश्चय में कल जल नल योजना का क्या हुआ, तो आप क्या जवाब दोगे? आपको जवाब देना चाहिए, आपको सामने आना चाहिए। मैं तो चुनौती देता हूं नीतीश कुमार, आप NH की बात करते हो तो शर्म नहीं होता? आपके राज में एक भी 8 लेन और 6 लेन आज तक नहीं बना। इस राज के बाहर सभी जगह 8 लेन है। और याद रखना नीतीश कुमार, मनमोहन सिंह 2005 में आए थे और 2008 में जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद हो रही थी और अमेरिका आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, तो यही मनमोहन सिंह वर्ल्ड की इकोनॉमी को संभाला था। और उस वक्त जब ताला चाबी रामविलास पासवान जी लेके भाग गए तो आपकी किस्मत जागी। और उसी रिफॉर्म में भारत में जब 84,000 और 48,000 NH बन रहा था, तो आपकी औकात नहीं थी 11,978 किलोमीटर मात्र आप NH बना पाए। आप बात करते हो, आपको शर्म नहीं आता कि आज तक आपने 4 लेन भी नहीं बना पाया और इंटायर NH पर साइकिल जाने की स्थिति नहीं है। औकात बताते हैं आप उन बिहारियों को। आप बिजली की बात करते हैं, आपको शर्म नहीं आता? आप सभी जगह ट्रांसमिशन को बढ़ा दिए, पावर सभी जगह कटअप हो गया। और ये राजीव गांधी विद्युत परियोजना से लेकर के आज तक आप अन्य चीजों की बात क्यों नहीं करते हो? आप फार्मर की बात नहीं करते हो, आप मजदूरों की बात नहीं करते हो, आप पलायन की बात नहीं करते हो। 3,200-378 फैक्ट्री आपके पास है ना? और 20 जिला में एक भी फैक्ट्री नहीं है। 38.9% फैक्ट्री सिर्फ पटना में है, एक जिला में। 20 जिले में छोटा फैक्ट्री भी नहीं है। नीतीश जी, शर्म नहीं होता 15 सालों में? भूस्कुल विद्यार्थी गत्ता मोट, कब मैट्रिक पास करोगे? 16वां साल में? 15 साल में मैट्रिक पास करने की औकात नहीं हुई। लड़ना चाहते हो, है औकात तो लड़ो ना क्या आगे अकेले। हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। चैलेंज करता हो नीतीश कुमार आपको, यदि आप डेवलपमेंट की बात करते हो ना, जिसने नीट के 45 लाख बच्चों को मार दिया, जिसने SSC में हमारी बेटी को 500 किलोमीटर जाने पर मजबूर कर दिया, ना होटल ना गाड़ी, सिर्फ कोचिंग माफियाओं के हजारों करोड़ रुपया दोनों भाई बांट लिए, इसीलिए बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी। ना सिपाही, ना DED, ना कोटा, ना अमीन, ना दरोगा, एक भी बहाली नहीं। इस पे चर्चा नहीं करोगे? चर्चा करता है ये ऐश्वर्या पर, चर्चा करते हैं बाबू नीतीश कुमार राम लखन के पोता पर, चर्चा करते हैं बाबू नीतीश कुमार सुशांत पर। 1.5 महीने के बाद घर से निकलने वाला नीतीश कुमार सुशांत पर बोलने के लिए तैयार नहीं था।
और आज जब सुशांत की लड़ाई पप्पू यादव ने सीबीआई तक पहुंचा दी और उस लड़ाई को 3 दिन के बाद मैंने मर्डरर कहा था रिया चक्रवर्ती को, तो आज इस्तेमाल करते। और ऐश्वर्या जाहो नीतीश, यदि आपसे यह कोई पूछ दे कि आपकी पत्नी मरी थी और पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, क्या जवाब दोगे? आपसे कोई यह पूछ दे कि 39 साल हो गए आपके बेटे की उम्र, शादी नहीं हुआ, तो क्या जवाब दोगे? मैं अच्छा बाप हूं। नीतीश जी, 15 साल के बाद लालू यादव के बारे में बोलना बंद कर दीजिए ना। 2015 में पैर पकड़ के दोनों गले मिले थे। 2015 के बाद लालू क्यों याद आता है? 2005 के पहले लालू यादव, सही और गलत जनता ने जवाब दिया। 2015 में जो बच्चा 8 साल का था वो आज 24 साल का है, जो 14 साल का था वो आज 30 और 35 साल का है। वो आपसे पूछता है, नीतीश चाचा मुझे मुस्कुराने और जीने का तो अवसर दो। आप उसे कहते हो ऐश्वर्या, उसी का पति तो आपके साथ स्वास्थ्य मंत्री था, जिसको आप मूर्ख कहते हो, उसी को तो आप डिप्टी सीएम बनाए थे। आज किस मुंह से आप कहते हो? शर्म नहीं आता? नीतीश जी प्लीज हाथ जोड़ता हूं, बिहार की बात कर लीजिए। चुनौती देता हूं, गांधी मैदान में 2005 का आप श्वेत पत्र जारी करिए। जनता भी रहे, आप भी रहे और पप्पू यादव भी रहे, जवाब देने की औकात पैदा कीजिएगा। या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या आप छोड़ दीजिएगा, दोनों में से चैलेंज स्वीकार करिए। लेकिन बिहार और बिहारियों को जात, धर्म, मजहब और नफरत के बीच में मत बांटिए, ब्लैकमेलिंग मत करिए और इमोशंस के साथ मत खेलिए। सवाल ना तो रघुवंश जी का है ना तो सुशांत का है, सवाल बिहार और बिहारियों का है। राफेल के ट्वीट और मंदिर के ट्वीट से और भोजपुरी और मैथिली के ट्वीट से का और का हालचाल बा, की हालचाल ठीक छे ना, इसके पहले समझे परत नीतीश जी नरेंद्र मोदी को। ये बिहार है, छठी का दूध भी याद दिलाता है, ख्याल रखिएगा। मैं सिर्फ आपको इतना कह के जाता हूं कि अब आपके पास लालू को गाली देने का नहीं, अब आपके पास 2015 में आपने क्या किया यह बताने का है कि आप बिहार को कहां पहुंचाए, 95 लाख आदमी को बाहर क्यों भेजे, 20,000 करोड़ बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर क्यों भेजे, आप रोजगार क्यों समाप्त कर दिया। आपके पास मनियादर के पैसे से जीने वाला 20 जिला है, आपके पास उसके अलावा कुछ नहीं है। आप बाढ़ से मुक्ति नहीं दिला पाए, बिहार को आपने 26वां नंबर पर गरीबी में पहुंचा दिया, 25वां नंबर पर भूख में पहुंचा दिया, और तो और हैप्पीनेस मामले में दुनिया का 187 देश में भारत 144वां नंबर पे, 40वां नंबर पे पाकिस्तान, 38वां नंबर पर नेपाल, 39वां नंबर पर बांग्लादेश, 28वां नंबर पर श्रीलंका, और आप हो 144 और बिहार है 0 पर। जो देश 144 नंबर पर हो और प्रगति के पथ पर 187 की ओर बढ़ रहा हो, जहां हैप्पीनेस नहीं है, और जो बिहार शून्य पर हो, जहां के लोग हैप्पीनेस में नहीं जीते हों, डर और अभाव में जीने वाला राज पर थेथरोलॉजी करना बंद करिए और अपनी बात करिए तो ज़्यादा अच्छा। श्रद्धांजलि उस व्यक्तित्व को, उस 2 विधायक को जो हमारे बीच ना रहे, मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ी क्षति। यदि चिट्ठी आई याद है तो मैं आग्रह करूंगा, जिस बात को पप्पू यादव सब दिन कहा, किसानों के साथ मनरेगा को जोड़ना, मुखिया जी के पास मनरेगा को पहुंचाना और वैशाली के धरोहर को लौटा दो, और इसी भारत बिहार के बुद्ध से लेकर के वैशाली, नानक से लेकर गुरु गोविंद, कर्ण से लेकर के सीता, विश्वामित्र से लेकर के वीर कुंवर सिंह से लेकर के सूर्य मंदिर, हिंदू के पिंडदान से लेकर के महावीर, और महावीर से लेकर के नालंदा, विक्रमशिला, राजगीर से लेकर के औरंगाबाद, तपोभूमि वाल्मीकि से लेकर के
साधना की धर्मस्थली कर्णस्थली सासाराम, लोरी सलहेश और चौहरमल की क्रांति की पथिक, मंडन मिश्र की धरती सहस्रात में हारने वाला शंकराचार्य, राष्ट्र कवि दिनकर विद्यापति कवि, भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर, रेणु की तपोभूमि जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटक हो सकता है, जुब्बा सहनी से लेकर बिस्मिल, सुन की शिखर पर पहुंचाने वाला आर्यभट्ट, आर्थिक क्रांति का जनक, मगध का इतिहास राजा अशोक। याद करिएगा, योग का सबसे पहला विश्वविद्यालय राजा कर्ण की भूमि, महाभारत का वो तपोभूमि भागलपुर और मुंगेर, शायद आप भूल गए होंगे। देवदास की कथा लिखने वाला भागलपुर, शिल्पीकार और दुनिया की खूबसूरत छटा अध्यात्म की नगरी वैशाली केसरिया, मत भूलिए और दुनिया के निर्माण के लिए आगे बढ़िए। बिहार नंबर 1 होगा। धन्यवाद, नमस्कार।